मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी पावर, और इसके अंदर साथ साथ कोलिजन भी आता है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। फिलहाल के लिए हम वर्क एनर्जी और पावर पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वर्क की। वर्क क्या है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगली बात, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो जब कंपोनेंट खुलेगा तो W का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एफ एस कोस थीटा। इज दैट क्लियर? इसके बाद वर्क की यूनिट, अगर हम फॉर्मूले से जाएं तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर। और अगर हम इसकी ऐसे यूनिट निकालें तो क्या होती है? जूल। क्या होती है? जूल। इज दैट क्लियर? हालांकि मुझे पता है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, फिर भी इट कैन बी पॉजिटिव, जीरो, एज वेल एज नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और नेगेटिव भी हो सकती है। बोला सर ये तो बात ऐसी है कि सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी थी जो कि ये काम कर सकती है, लेकिन ये एक्सेप्शन है आपके सामने। वर्क पॉजिटिव भी होगा, जीरो भी होगा और नेगेटिव भी होगा। कैसे होगा ये देखिए। हम बात करते ही रोल यहां पर किसका है? मेन थीटा का। अगर वर्क पॉजिटिव है तो वर्क का फॉर्मूला है एफ एस कोस थीटा। तो अगर थीटा, कोस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इवन कोस जीरो पे भी पॉजिटिव होता है, 1 होता है। तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और लेस देन किससे होनी चाहिए? 90। 90 पर जीरो होता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन क्या होनी चाहिए? 90। अगली बात, या तो यू कहते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, ऐसे भी कह सकते हैं। क्लियर? तो दोनों में एंगल जीरो हो जाएगा। कोस जीरो 1 होता है, तो वर्क पॉजिटिव है। वही अगर हम दूसरी बात करें कि वर्क जीरो कब होगा, वर्क जब जीरो होता है तो थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो? 90 डिग्री। एक ही केस है जहां पर कोस 90 पर वैल्यू हमारी क्या होती है? जीरो होती है। क्लियर? तो ऑब्वियसली बात है। अगली बात, या तो आप फोर्स ही मत लगाओ या डिस्प्लेसमेंट ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी वॉल को पुश कर रहा हूँ या पुल कर रहा हूँ, जो भी है, डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा, फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, या मैं फोर्स ही नहीं लगा रहा हूँ, या दोनों लगा रहा हूँ, डिस्प्लेस एंगल कितना है दोनों के बीच में? 90 डिग्री। इन दिस केस वर्क इज जीरो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क आप सब समझदार है। नेगेटिव वर्क कब होता है? जब थीटा क्या हो? ग्रेटर देन 90। इक्वल टू नहीं, इक्वल टू होगा तो कोस जीरो, कोस 90 जीरो हो जाएगा। ग्रेटर देन 90। सेकेंड क्वाड्रेंट में फंस गए हम। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव वर्क आएगा, क्योंकि कोस थीटा नेगेटिव होता है वहां पर। या फिर यू कहें कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो। एंगल कितना बन गया? 180, और कोस 180 कितना होता है? -1। अगली बात, हम बताते हैं कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है। तो पहले कंजर्वेटिव फोर्स। A force is said to be conservative if work done by or against the force, दोबारा बोल रहा हूं, if work done by or against the force in moving a body depends only upon किस पे डिपेंड करता है?
इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द पाथ। पाथ कैसा चला उस पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा फर्क पड़ता है क्या, कि उस चला कहां से और उसको जाना कहां पर। डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द पाथ। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। इसका प्रूफ चाहिए तो हम क्या करते हैं, एक बॉडी को नीचे डाल फेंक देते हैं किसी हाइट से। हाइट क्या ली हमने, h। वही अगर हम क्या करें, इस बॉडी को इनक्लाइंड प्लेन से नीचे को फेंकते, यही बॉडी है। बॉडी का वेट कितना है, mg। यहां पर भी बॉडी का वेट कितना है, mg। इस इनक्लाइंड प्लेन की हाइट भी क्या है, h। लेकिन बॉडी अब की बार सीधी नीचे नहीं आ रही, इनक्लाइंड प्लेन से आ रही है। इस पॉइंट को बोला a, इसको बोला b, इसको बोला c। दोनों केस के अंदर हमने वर्क निकालना है अलग अलग। अगर वर्क सेम आ गया तो हम कहेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर वर्क सेम नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। क्लियर। हमें ऊपर से नीचे आना है, रास्ता कैसा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का फॉर्मूला mg और डिस्प्लेसमेंट कितना, h। इस केस में तो वर्क आ गया mgh। अब इस केस में निकालना है वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बोला ना सर फोर्स पता ना डिस्प्लेसमेंट। देखिएगा mg के कॉम्पोनेंट ब्रेकडाउन कर दो, mg कोस थीटा, mg साइन थीटा। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना इधर, तो क्या लिखेंगे, फोर्स कितना mg साइन थीटा और डिस्प्लेसमेंट कितना हो ab। बोला ये तो यार वैल्यू अलग अलग आ गई। अलग अलग नहीं, यही देखिएगा mg एज इट इज, साइन थीटा यहां से निकाल दीजिए ट्रायंगल एबीसी में से। परपेंडिकुलर व हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना ac, ac कितना h और हाइपोटेन्यूज कितना ab। ये तो साइन थीटा की वैल्यू है। इनटू में क्या है ab, ab से ab कट गया, वर्क कितना आ गया mgh। तो हम कह सकते हैं दोनों केस में वर्क सेम है, तो क्या कहेंगे कि दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। वही अगर हम बात करते हैं आगे कि सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है, A force is said to be non-conservative if work done by or against the force does not depends upon initial and final position of the body but depends only upon nature of the path। इसका सीधा सीधा एग्जांपल हमारी फ्रिक्शनल फोर्स है या फिर विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स भी फ्रिक्शनल फोर्स का टाइप है, ध्यान रखिएगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या है, हमारी फोर्स लगातार चेंज हो रही है। एक ग्राफ बनाया हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, कि फोर्स लगातार चेंज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसका छोटा सा सॉल्यूशन है हमारे पास। छोटे से डिस्प्लेसमेंट का वर्क निकाल दीजिए। देखो मैंने डिस्प्लेसमेंट क्या लिया, बिल्कुल स्मॉल। ये डिस्प्लेसमेंट था एक्स एक्सिस का, मैंने डिस्प्लेसमेंट ले लिया dx ये वाला, और फोर्स ले लिए हाइट पूरी f एज इट इज।
तो वर्क निकाल दिया, एफ डॉट डी एस, इस पॉइंट को बोला ए, इसको बोलो बी, इसको बोलो सी, और ये नीचे हो गया डी। तो नेट वर्क डन निकालने के लिए देखो, स्मॉल वर्क डन निकालना बड़ा आसान है। ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया, आप इसका वर्क डन बड़े आराम से निकाल सकते हो। फॉर द नेट वर्क डन हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। हमेशा याद रखना, आगे जाके काम आएगा। अभी देखता ना, जब हम ग्रेविटेशन में आएंगे या 12th क्लास में आएंगे, या बहुत सारी चीज़ें अभी बहुत सारी आएंगी, तो पहले आपको स्मॉल वर्क डन निकालना पड़ेगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे, और लिमिट लगा, ये आपके पास हो जाएगा ए बी सी डी वाला इंटीग्रेशन। ठीक है, आपको बस पूरा एरिया कंसिडर करना है, पूरा एरिया निकालना पड़ेगा बाद में ये वाला, क्योंकि ये फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है। लेंथ इंटू ब्रेथ कर नहीं सकते क्योंकि ये कर्व है, आपके पास रेक्टेंगल बन नहीं रहा है। ठीक है, बट फिर भी इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये पूरा आ जाएगा, लिमिट लेना आपके पास आ जाएगा। क्लियर। और इसका जो प्रैक्टिकल टर्म है ना, वो भी आपके पास आएगी। ये जस्ट एक मेथड है, आपके पास आपकी प्रैक्टिकल मेथड आएगा। क्लियर। यहाँ पे हमारा वर्क ओवर होता है, हम बात करते हैं हम पावर की। पावर का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन टाइम। और एक फॉर्मूला और बता देता हूँ, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और अपॉन में तो टाइम है ही, और ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा वेलोसिटी। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी हमारा हो गया पावर। डिफाइन करना तो आप डिफाइन भी कर सकते हैं, पावर इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर का फॉर्म यूनिट निकालेंगे तो यूनिट अगर फॉर्मूले से निकालो तो वर्क यूनिट होती है जूल, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर सेकंड। और अगर इस फॉर्मूले से निकाले तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, तो क्या होगी न्यूटन मीटर पर सेकंड। और पावर की एसआई यूनिट होती है हमारे पास, यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, वॉट होती है इसकी यूनिट, एसआई यूनिट। वही अगर हम इसकी बात करें पावर की, तो पावर की एक बड़ी यूनिट भी होती है 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट्स होते हैं, 746 वाट्स। इज दैट क्लियर। पावर हमारे केस में इतना ज़्यादा है नहीं। और रही सही बात हम किसी करते हैं एनर्जी की। एनर्जी क्या है, एनर्जी इज, इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। काम करने की क्षमता को क्या बोला जाता है, एनर्जी। एक बात और, एनर्जी की भी ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। और एक बात मैं बार बार आपको बोले जा रहा हूं, और जिसको नहीं बोली है एक बार दोबारा से ध्यान सुन लीजिए। टू कैलकुलेट द एनर्जी, वी मस्ट कैलकुलेट वर्क। अगर आपको वर्क निकालना है तो आपको, सॉरी एनर्जी निकालनी है, आपको क्या निकालना पड़ेगा, वर्क। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। जैसे वर्क स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इट इज द एनर्जी प्रोसेस बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। इट इज द एनर्जी possessed by body by virtue of its position। वही अगर हम बात करें, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, सॉरी हाँ, पोटेंशियल एनर्जी को ध्यान रखना यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है mgh। अगली बात, यूनिट ऑब्वियसली बात है जूल है। पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की होती है, एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और एक होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में फ़र्क क्या है? जब बॉडी किसी हाइट पे होती है तब उसके पास कैसी एनर्जी होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब बॉडी या तो स्ट्रेस्ड हो या कंप्रेस्ड हो तब उसके पास कैसी एनर्जी होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इज दैट क्लियर? आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। कोई डाउट होए तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं।